आइए बच्चों, आपका स्वागत है भारत का भूगोल क्लास नंबर 23 में। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की भूगर्भिक संरचना एवं निर्माण के बारे में देखेंगे। और आज हम लोग समझेंगे कि अपने भारत में सबसे पहले निर्माणी जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है वो किस स्थिति से या किस सिद्धांत से या किस थ्योरी से प्रारंभ हुई है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। और देखेंगे कि अपने भारत में जो ये निर्माण हुए हैं, ये जो परिस्थितियां आई हैं, वो किस तरीके से अपने भारत में अलग अलग विभाजन हुए हैं। जैसा कि आप फिगर पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल वही बात सामने आती है कि आप अपने भारत के संपूर्ण भूगोल को पहली बार यूट्यूब पर आप जो देख पा रहे हैं, बिल्कुल यूट्यूब के इतिहास में पहली बार फिगरात्मक रूप में संपूर्ण भारत का भूगोल आप अध्ययन कर रहे हैं। और आगे भी सभी सब्जेक्ट फिगरात्मक ही करेंगे, जो कि आपके चैनल पर सबसे पहली बार पढ़ाए जाएंगे। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर आपको जैसा कि अपने बोर्ड पर दिख रहा है कि भारतीय भूगर्भिक संरचना एवं निर्माण पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अपने भारत में जो सबसे पहले ये जो जमीन है, ये जो भूमि है, ये निर्मित हुई है, तो इसका निर्माण आधार क्या है। तो आइए, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि आपके हर फ्रेंड्स तक हम पहुँच सकें और आपका फ्रेंड भी बेहतर कोर्स प्राप्त कर सके। चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि ये 4 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 स्टेप में देखेंगे, फर्स्ट स्टेप आपको मिलेगा, सेकंड स्टेप मिलेगा, थर्ड स्टेप मिलेगा और ये आपका 4th स्टेप है। अब बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो निर्माण है, ये जो निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें से सबसे पहला स्टेप क्या था कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जब हमारे इस ग्लोब का निर्माण हो रहा था या पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस समय सिर्फ 2 ही आकृतियां थीं। कौन सी 2 आकृतियां थीं? एक का नाम था, क्या नाम है इसका, जो ये बिल्कुल चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, ये जो जल भरा था, जिसे हम ये जल कहते हैं, ये कौन से नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखेंगे, ये जो जल भरा हुआ था इसे हम लोग बोलते हैं पैंथलासा। बिल्कुल याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। यानी कि हमारी पृथ्वी निर्माण के समय सबसे पहले इस पृथ्वी पर विशाल जल राशि भरी हुई थी, जिसको क्या कहा जाता था? पैंथलासा। परंतु इस जल राशि के मध्य में एक विशाल स्थल का भूभाग था, जिसे क्या कहते थे? इसे कहते थे, याद रखेंगे, पैंजिया के नाम से इसे जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, पैंजिया। यानी कि इसे क्या कहते हैं? पैंजिया के नाम से जानते हैं। कि यानी कि प्रश्न यहीं से शुरू हो जाता है कि हमारे जो ग्लोब का यहाँ पर जब निर्माण हुआ था तो सिर्फ 2 ही यहाँ पर आपको आकृतियाँ दिखी थी। एक का नाम था पैंथलासा, जो कि जल राशि की मात्रा थी, एक था पैंजिया, जो कि स्थल का भूभाग था। अब प्रश्न आता है कि यहाँ पर सबसे पहले जो विभाजन हुआ है वो इस पैंजिया में विभाजन हुआ है। अब जब पैंजिया में विभाजन हुआ है तो सबसे बड़ी बात यहाँ आती है, किन नामों से हुआ है जिसे हम लोग विभाजन कहते हैं। तो यहां देखेंगे, जब सेकेंड स्टेप पे हम लोग आए तो इसका किसका विभाजन हुआ है, यहां नोट कर लेंगे, पैंजिया का विभाजन। यहां बिल्कुल क्वेश्चन हो जाता है, पैंजिया का विभाजन। अब जब पैंजिया का विभाजन हुआ है तो किन स्टेप में हुआ है? तो जो उत्तर की ओर चला गया, जो उत्तर की ओर चला गया उसे क्या कहते हैं? उसे हम अंगारा लैंड कहते हैं या लारेशिया के नाम से जानते हैं। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? याद रखेंगे, यानी कि अंगारा लैंड, ध्यान रखना। और या फिर इसका दूसरा नाम है लॉरेशिया। क्या कहेंगे? लॉरेशिया के नाम से इसे जाना जाता था। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि जब हमारा ये पैंजिया नामक भूभाग 2 भागों में बटा तो उसमें जो उत्तर की ओर कटा, क्योंकि ये महाविस्फोट का सिद्धांत यहाँ पर आता है, जो कि प्लेटें, हमारी संपूर्ण पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो जब अलग अलग हुई तो उनमें अलगाव में जो विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से जो पैंजिया का भाग था अंगारा लैंड वो उत्तर की ओर और जो यहाँ पर गोंडवाना लैंड का हिस्सा था वो दक्षिण की ओर जो है बह गया। अब बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो दक्षिणी भूभाग था जो पैंजिया का ही एक स्थल था, इसे क्या कहते थे?
इसका नाम याद कर लीजिएगा, गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये है गोंडवाना लैंड के नाम से इसे जानते हैं। और जो ऊपर की ओर चला गया उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अंगारा लैंड या लारेसिया के नाम से इसे जानते हैं। जैसा कि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, तो बिल्कुल अगर चाहेंगे तो अपने नोट्स में बना भी सकते हैं, क्योंकि जब आप फिगरात्मक पढ़ते हैं, चित्रात्मक पढ़ते हैं, तो फिर क्वेश्चन लिखने नहीं पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि सैकड़ों क्वेश्चन आपके दिमाग में छपे रहते हैं, और दूसरी चीज आप लिखावट से बच जाते हैं, क्योंकि चीजें देखने से याद होती हैं, रटने से नहीं। जब आप देखेंगे तो तब आपको याद होता है, क्योंकि रटने से आप जीएस तैयार नहीं कर सकते हो जब तक कि फिगरात्मक, चित्रात्मक और आपको समझने के आधार पर क्वेश्चन न बताए जाएं। अब देखेंगे, जब हम देखते हैं कि अपने सेकंड स्टेप से जब बढ़ के आगे चले, तो सबसे पहले यहाँ पर किसका विभाजन हुआ? यहाँ जब आपने पढ़ा था तो आपका जो विभाजन हुआ था, जैसा कि आप देखें कि पेंजिया का जब विभाजन हुआ, तो पेंजिया का विभाजन हुआ था किन भागों से हुआ था? 2 स्टेप में हुआ था। ये हो गया नंबर 1 स्टेप और ये हो गया नंबर 2 भाग। तो 2 भागों में विभाजन हुआ था। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि कौन से भूभाग में। तो यहाँ पर नंबर 1 अंगारा लैंड या लारेसिया का विभाजन। अब प्रश्न क्या आता है? ये विभाजन किसका है? यहाँ ये विभाजन है अंगारा लैंड का। नोट कर लीजिएगा इस जगह पर, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड का विभाजन हुआ है। इस जगह किसका विभाजन हुआ था? बिल्कुल यहां से समझ जाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं। यहां पर केवल पेंजिया का विभाजन हुआ था, पेंजिया विभाजन, ठीक है, विभाजन इसे बोलते हैं, इसे अंगारा लैंड विभाजन कहते हैं। जब अंगारा लैंड विभाजन हुआ तो यहां देख पा रहे हैं कि यहां चित्र बना ही है, केवल बस सुनना और समझना बचा हुआ है, क्योंकि चित्र बनाने में टाइम लग जाता है, इसलिए यहां पर आपके पहले से ही चित्र बना दिए गए थे। अब देखेंगे, सबसे पहले यहां हम बात करेंगे कि ये एशिया का भाग है। ये कौन सा भाग है? ये बिल्कुल याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है भाई। जैसे कि अभी हम यहां बात कर रहे हैं, ये एशिया का यहां भूभाग आता है, और ये वाला किसका भाग है? ये यूरोप का भाग है। यानी कि हमारे जब अंगारा लैंड का विभाजन होता है तो कितने भागों में अंगारा लैंड बट जाता है? तो यहां देख पा रहे हैं कि एशिया में बटता है, यूरोप में बटता है, जो कि दोनों महाद्वीप, जैसा कि देख रहे हैं, दोनों महाद्वीप एक ही भूखंड के साथ जुड़े हुए हैं, और संपूर्ण पृथ्वी के मात्र अकेले ऐसे महाद्वीप बनते हैं जिनके दोनों भाग आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसे एक नाम से जाना जाता है, यूरेशिया। क्या कहते हैं? जब दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है तो नोट कर लेना अपने नोट्स में कि इसे यूरेशिया कहते हैं। परंतु जब हम देखते हैं यहाँ पर एशिया का भाग अलग हुआ और यूरोप अलग हो जाता है, क्योंकि दोनों की जो प्लेटें हैं वो अलग अलग हैं। चलते हैं, दूसरा नाम देखते हैं। यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड के नाम से जानते हैं। ये आपका कौन सा हिस्सा है? ये ग्रीनलैंड है, जो वर्तमान के उत्तरी अमेरिका, कनाडा के हिस्से में आता है, यानी कनाडा का भूभाग माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये कौन सा भाग है। ये वाला जो महाद्वीप आपको दिख रहा है, ये है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के नाम से इसे जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, महाद्वीप। अगर चाहेंगे तो इसमें जैसे यूरोप लिखा है तो इसे क्या करेंगे? महाद्वीप करेंगे, क्योंकि इसे महाद्वीपी विभाजन कहा जाता है। इस शीर्षक को महाद्वीपी विभाजन या भारत की भूगर्भिक संरचना का निर्माण भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये है अपने भारत के निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि हमारा भारत कैसे बना हुआ है। इस स्थिति को आज हम लोग पहली बार देखेंगे, समझेंगे चित्रात्मक रूप में। अगर वीडियो समझ में आता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि अच्छा लगना एक अलग बात है और समझ में आना एक अलग बात होती है। चलते हैं,
अब प्रश्न जैसे कि अभी आपने देखा तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ग्रीनलैंड एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जिसे ग्रीनलैंड कहते हैं। ये सबसे बड़ा सिंगल द्वीप है जो टापू के रूप में आता है, और ये कौन से महासागर से संबंधित है, तो जिसे हम अंध महासागर कहते हैं या फिर अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। ये इस सागर में स्थित है, इसके उत्तरी सिरे पर स्थित है। अब बात कर रहे हैं हम लोग पीछे दक्षिण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो उसी के पीछे हिस्सा आता है। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल जैसे कि अभी आप देखे हैं कि यहाँ अंगारा लैंड का विभाजन हुआ था। सिर्फ किसका विभाजन हुआ था, ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं इसका यहाँ पर विभाजन हुआ था। अब यहाँ पर जो ये स्टेप आपका आ रहा है, ये किसका विभाजन है, तो यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे ये वाला पार्ट से है, यानी इसका विभाजन इसमें हुआ है। तो इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं गोंडवाना। ये गोंडवाना लैंड के नाम से इसे जाना जाता है, या गोंडवाना लैंड विभाजन प्रक्रिया बोलते हैं इसको। तो देखेंगे अपने चौथे स्टेप पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से जब यहाँ पर गोंडवाना लैंड नामक जो भूमि थी, जो जमीन थी, वो जब विस्फोट होके फटी तो वो किस तरीके से टापुओं में बह गई, और उन टापुओं के नाम क्या क्या हुए उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बिल्कुल वीडियो अगर समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर करें। देखें अब यहाँ पर जब आप देखेंगे कि गोंडवाना लैंड का जब विभाजन हुआ था, यहाँ पर कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे कि हम आपकी शुरुआत करते हैं, ये आपका आता है जिसे हम लोग बोलते हैं, ये जो टापू आप देख रहे हैं छोटा सा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और भारतीय प्रायद्वीप के बीच में आता है, इसे क्या कहते हैं, मेडागास्कर कहते हैं। मेडागास्कर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे मेडागास्कर, ठीक है। ये जो टापू है ये अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्व, इसे क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसे दक्षिण पूर्व कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में। इसी से होकर के केप ऑफ गुड होप, इसी के अंदर से होकर के केप ऑफ गुड होप जो मार्ग है, जल मार्ग है, इसी के बीच से होकर गुजरता है, जहां से वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा था, वो इसी मार्ग से होकर गया हुआ था। अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग अपने दूसरे टॉपिक को पढ़ रहे हैं। मेडागास्कर ये टापू किसका हिस्सा है, तो बिल्कुल गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जब इसका विभाजन हुआ है। दूसरा इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप निर्माण, यानी कि इसे कहा जाता है भारतीय प्रायद्वीप। ध्यान रखेंगे, इसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण किस कालखंड का हिस्सा है, तो याद रखेंगे ये गोंडवाना काल का हिस्सा कहा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो भूभाग देख रहे हैं जिसमें भारत जैसी आकृति, यहाँ पर जैसे ये भारत की नोक आपको दिख रही है, तो कभी ये भारत में सटा हुआ था, यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत ये सब आपस में सटे हुए थे, बिल्कुल लगे हुए थे, और ये वाला हिस्सा इसके नीचे धंसा हुआ था। ये जो दक्षिणी अमेरिका देख रहे हैं ये बिल्कुल इसके इस नोक में ऐसे सेट था, और ये ऑस्ट्रेलिया इस भारत में सेट था, और भारत यहाँ पर आकर के ऐसे सेट था। ये पूरे के पूरे एक हिस्सा थे, यानी ऐसा हिस्सा आपका था सबसे पहले, मगर जब इसका विभाजन हुआ तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये बिल्कुल बिखर गया, बिल्कुल बिखर गया, जैसे कहते हैं नहीं भूखंडों में छोटे छोटे और बड़े बड़े महाद्वीपीय टापुओं में बिखर गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कौन सा हिस्सा है, इसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया ये कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, बिल्कुल जैसे कि अभी आप देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, महाद्वीप कहते हैं इसे, भूलना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये हो गया भारतीय प्रायद्वीप, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया मेडागास्कर। ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं ये है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपका पूर्ण अधिकार बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दक्षिण में सबसे हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं,
अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं, जो कि इसका दक्षिण में हिस्सा माना जाता है। कौन सा होता है? अंटार्कटिका के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर हिस्सा ये जो देख पा रहे हैं, ये कौन सा हिस्सा होता है? इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आपका होता है, जो कि किस कालखंड का हिस्सा कहा जाता है? गोंडवाना काल का हिस्सा कहते हैं। बिल्कुल जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये जो आपको हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हैं? ये सारे के सारे हिस्से आपके आते हैं गोंडवाना काल के हिस्से के रूप में आते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि ये जब संपूर्ण कालखंड बट गया, तो यहाँ एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसे अभी हमने बात करी कि ये जो प्रायद्वीप, इसे कौन सा भारत कहते हैं? इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। या फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे कि ये भारत वो भारत है जो हिंद महासागर में लटका हुआ है। भारत का हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा कभी एक हुआ करता था, परंतु विस्फोट के कारण ऑस्ट्रेलिया नीचे बह गया और मेडागास्कर पीछे की ओर बह गया था भारत से। परंतु इसी स्टेप को हम समझेंगे यहाँ पर जब हमारे एशिया यानी कि अंगारा लैंड का विभाजन हुआ था, तो यहाँ देखेंगे कि एशिया का उत्तरी हिस्सा बन गया था। मगर इस स्टेप में, जैसे कि अभी हम आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल बात को समझिएगा, इस जगह पर अपना भारत का जो स्टेप बनता है, ये हिस्सा किस में टूट गया? यानी कि नीचे का हिस्सा जो है, ये ऊपर का हिस्सा किस में आता है? ये ऊपर वाला हिस्सा आता है एशिया के किस भाग का है? बिल्कुल बिल्कुल भूलेंगे नहीं, अंगारा लैंड का है। जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वो अंगारा लैंड का होता है। केवल कौन सा? प्रायद्वीपीय भाग ही गोंडवाना कालखंड में आता है। ऐसा नहीं समझेंगे कि नहीं यहाँ एशिया लगता है और वहाँ गोंडवाना लगता है। यानी कि प्रश्न बस इतना है कि ये जो भारत देख रहे हैं, इसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। यह भारत गोंडवाना का हिस्सा है, परंतु यहाँ पर देखेंगे अंगारा लैंड का जो उत्तर भारत का मैदान है और हिमालय है, ये आपके अंगारा लैंड या लॉरेशिया का हिस्सा माना जाता है। चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि अब अपने भारत में जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, यानी कि जिस तरीके से भूमि एवं चट्टान हमारी भू आकृति निर्मित हुई है, तो वो कौन से कल्प से संबंधित है और उनमें कौन से स्टेप होते हैं, जिनके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं, हम लोग अपने अगले स्टेप की बात करेंगे। जैसे कि आइए चलते हैं, लेके चलते हैं यहाँ पर आपको प्री कैम्ब्रियंस महाकल्प में लेके चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ जान लीजिएगा, बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चनों को हम अक्सर लिखते कम हैं, आपको समझाते और सुनाते ज़्यादा हैं। क्योंकि आप अगर समझ गए तो बहुत कुछ है ना। अगर नहीं समझ पाए तो फिर तो किताबों में लिखा रह जाता है, पन्नों पर लिखा रह जाता है और आपके नोट्स में लिखा रह जाता है। आपके दिमाग में लिखना सबसे बड़ी बात होती है। अगर दिमाग में लिखा तो सब लिख गया, अगर किताबों में और डायरियों में लिखा है तो जान लीजिएगा लिखा तो बहुत सारा दुकानों में भी है जहां किताबें बिकती हैं। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे, दिमाग में लिखने का जो है बिल्कुल वजूद फिक्स करें। दिमाग में लिखना है, ये बिल्कुल ठान लें कि हमें दिमाग में लिखना है। तो चलते हैं भाई, क्वेश्चन हमारा आता है प्री कैम्ब्रियंस महाकल्प। मैं आपको बता दूं कि जब अपने भारत में सबसे पहले जो कालखंड का विभाजन किया गया है, पूरी दुनिया में जो कालखंड का विभाजन किया गया है वो दो अलग अलग कालखंड में किया गया है। एक कालखंड को कहते हैं, जो कालखंड के नाम से जाना जाता है वैश्विक कालखंड कह सकते हैं, वैश्विक कालखंड कह सकते हैं। ये दो भाग में बटा हुआ होता है। एक को हम लोग कहते हैं, एक को क्या कहते हैं? महाकल्प कहते हैं, महाकल्प के नाम से जानते हैं, और दूसरे को हम युग के नाम से जानते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ही है। यहाँ पर प्री कैम्ब्रियंस युग की बात की जा रही है, सेनेजोइक महाकल्प की बात की जाती है, मीसोजोइक महाकल्प की बात की जाती है। परंतु जैसे आप लोगों ने आगे पढ़ा होगा
जिसे युग कहते हैं। तो युग में जैसे जुरैसिक युग आपका सबसे महत्वपूर्ण युग माना जाता है हमारी धरती का, जहां पर सबसे पहले धरातल पर वो जानवर आए थे जो बहुत विशाल आकृति के थे, जैसे हाथियों के मैमथ, हाथियों के जो पूर्वज हुआ करते थे मैमथ, और जो डायनासोर हुआ करते थे, इनका काल माना जाता रहा है, क्योंकि ये धरातल के सबसे विशाल जीव के रूप में धरती पर उत्पन्न हुए थे। तो वो एक युग के नाम से चला। और इधर आप देख रहे हैं महाकल्प, तो आप बात समझ गए होंगे जिसकी हम लोग चर्चा अपने करेंगे। तो विश्व की भूगोल, जैसा कि अभी हमारे कुछ बच्चों का अनुरोध है कि सर विश्व का भूगोल भी क्लास प्रारंभ करिए, तो बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आपसे बिल्कुल यहाँ पर हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि आपकी भारत की भूगोल के साथ साथ हम आपके संपूर्ण सिलेबस को हम प्रारंभ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अभी आपके कुछ ही समय बाद आपका प्रारंभ होने वाला है विश्व का भूगोल, और पर्यावरण के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस आपकी बिल्कुल बेहतर तरीके से हम आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बिल्कुल चैनल पर जरूर से जरूर बने रहेंगे, बिल्कुल जिसमें आप अपने नए सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो बात की जा रही है प्री कैम्ब्रियंस महाकल्प की बात की जा रही है। तो ये प्री कैम्ब्रियंस महाकल्प का भारत में निर्माण, यानी कि भारत में प्री कैम्ब्रियंस महाकल्प जो आया, तो उसमें भारतीय भूभाग्यों की यहाँ चर्चा हुई, भारतीय भूगर्भिक संरचना एवं निर्माण की। तो भारत में सबसे पहले कौन से निर्माणी कल्प महाकल्प आया था? तो ये प्री कैम्ब्रियंस महाकल्प आया, जिसमें कौन कौन सी चट्टानें बनी, तो बिल्कुल याद रखेंगे। सबसे पहले कौन सी चट्टानें आई थी? आर्कियन चट्टानें, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्य। कौन सी चट्टानें याद रखेंगे? सबसे पहले आर्कियन चट्टानें, और फिर कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं इनको हम लोग, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अगली होती हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें, और विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये जो चट्टान आई थी, इनके निर्माण जो हुए थे ये किस किस कल्प में हुए? तो प्री कैम्ब्रियंस महाकल्प में हुए हैं। यहाँ पर सब में आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्य क्रम के नाम से इसे जानते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है, की चट्टानें इनको कहा जाता है, और दूसरे को धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। बिल्कुल याद कर लेना, भूलना नहीं है भाई। और उसके बाद यहाँ कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं, ये आपकी चट्टानें होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रश्न यहीं से शुरुआत हम लोग करते हैं। अब पहला प्रश्न आता है कि भारत में ये जो निर्माण हुआ है, कहाँ की बात हम कर रहे हैं? भारत में ये जो भूमि निर्मित हुई है, सबसे पहले आर्कियंस भूमि या आर्कियंस चट्टानों का निर्माण हुआ था। अब सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनना प्रारंभ हो जाता है कि ये जो क्रम की चट्टान आप देख पा रहे हैं, जिसे आर्कियन क्रम की चट्टान कहते हैं, इन चट्टानों में सबसे पहले अपने भारत के पुराने पर्वत और श्रेणी एवं चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसमें कौन से भाग आते हैं? तो इन चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि अपने भारत की आग्नेय चट्टानें होती हैं। ये ग्रेनाइट चट्टानें हैं, ग्रेनाइट जिसे कहते हैं, ध्यान रखना है, ग्रेनाइट चट्टानें हैं। और ये जो चट्टानें हैं ये रूपांतरित चट्टानें हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि भारत में जो सबसे पहले चट्टानें आई वो कौन सी चट्टानें आई? तो वो आर्कियंस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और इन चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित हुई चट्टानें मानी गई। ये कौन सी प्रक्रिया से? तो यहाँ नोट करेंगे, ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित चट्टानें मानी गई, ठीक है, ध्यान रखना, से निर्मित। जैसा कि अभी आपने देखा कि सबसे पहले आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार से बनी हैं? वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी है, क्योंकि जितनी ज्वालामुखी की चट्टानें होती हैं वो सारी की सारी आग्नेय चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, और ये चट्टानें नीच चट्टानें भी होती हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये भी पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। नीच चट्टानें भी होती हैं, स्लिस्ट और स्लेट चट्टानें भी इसी से संबंधित होती हैं, परंतु वो उनके बदले हुए रूप होते हैं, जिसे रूपांतरित
रूपांतरित के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल भूलिएगा नहीं, एक एक स्टेप को नोट करते चलेंगे और अपने ग्राफ को बिल्कुल बनाते और लिखते चलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि इन चट्टानों की जो प्रकृति है अपने भारत में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है। तो बिल्कुल इनके निर्माण की प्रक्रिया अपने आरजे जिसे कहते हैं, आरजे की जैसे अरावली का हिस्सा होता है, और देखेंगे मध्य में का मतलब होता है जो एमपी और कुछ यूपी का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि एमपी और यूपी का एक बड़ा विशाल हिस्सा है जहाँ पर विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं, विंध्य पर्वत श्रृंखला कहते हैं या विंध्य श्रेणी कहा जाता है, विंध्य श्रेणी जो आपकी आती है ये इसी आग्नेय ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई नीच चट्टानों से निर्मित है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, यहाँ कौन सा आ जाता है देखेंगे, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपका हुआ, ये हुआ और ये होता है बुंदेल, ध्यान रखें बुंदेलखंड का पठार होता है ये, ठीक है, बुंदेलखंड पठार। ये अब प्रश्न आता है कि बुंदेलखंड का पठार है कहाँ। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश के उन दक्षिणी जिलों में स्थित है जिनकी सीमाएं मध्य प्रदेश से स्पर्श होती हैं। ध्यान रखेंगे, यानी कि अपने यूपी के कितने ऐसे जिले हैं जो एमपी के साथ लगते हैं, तो बिल्कुल याद रखेंगे 12 ऐसे जिले हैं जो कि लगते हैं, जहां पर बुंदेलखंड, बघेलखंड और रोहेलखंड के हिस्से के रूप में बटा हुआ है। तो यही 12 जिले बनाते हैं हमारा बुंदेलखंड, बघेलखंड और रोहेलखंड का हिस्सा बनाते हैं। ध्यान रखेंगे एमपी के साथ इनकी सीमाएं लगती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों की सबसे बड़ी एक विशेषता होती है कि इनमें किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं पाया जाता है, यानी जीवांश नहीं पाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि वो कौन सी चट्टानें होती हैं, आग्नेय ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, इनमें कभी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यानी कि ये जो चट्टानें होती हैं अगर देखेंगे तो ये मूल रूप से एक प्रकार की ऐसी चट्टानें होती हैं जिनका प्रयोग हम बाद में रूपांतरित होने पर इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि शुरुआत में ये चट्टानें एक प्रकार की मैग्मा से बनी चट्टानें होती हैं। मैग्मा क्या होता है, आग्नेय शैलों का, आग्नेय चट्टानों का पहला रूप होता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित जो पहला रूप होता है उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल इधर एक बार गौर करेंगे, इससे निर्मित प्रक्रिया से जो होता है उसे मैग्मा के नाम से जाना जाता है। पहला स्टेप जो रूप होता है चट्टान का क्या कहलाता है, मैग्मा के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम लोग चलते हैं अपनी धारवाड़ क्रम की चट्टानों की, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि देखेंगे। अब प्रश्न आता है कि इन धारवाड़ क्रम की अगर आपसे पूछा जाता है आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या बताएंगे, इसका आंसर होता है ज्वालामुखी प्रक्रिया से ये चट्टानें बनती हैं, इनके निर्माण की कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। चलते हैं अब हम लोग चलते हैं अपनी धारवाड़ क्रम। तो पहला प्रश्न यहाँ पर यह आ जाता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय से, किससे, अपक्षय से, या इसको कह सकते हैं क्षरण से, या इसे कह सकते हैं अपरदन से, जो भी मर्जी है कर लीजिए, अपरदन। यानी कि प्रश्न आता है कि जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपरदन होता है तो उस दौरान जो चट्टानें बनती हैं उनके अवसाद से जो चट्टानें बनती हैं, इनके अपरदन से क्या बनता, अवसाद, अवसाद से जो चट्टानें बनती हैं उन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, ऐसी चट्टानों को हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। अगर हम देखेंगे कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ आती हैं, तो पहला प्रश्न यही आ जाता है, ये कर्नाटक का भाग होता है, ये धारवाड़, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में, धारवाड़ क्षेत्र में निर्मित हुई हैं, इस चीज को याद रखें। ओके, क्वेश्चन यहां तक ओके होता है कि ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये निर्मित कैसे हुई हैं, तो यहां पर क्या बताएंगे, यहां बताएंगे आर्कियन चट्टानों के अपक्षय या अपरदन के अवसाद से। यहां नोट कर सकते हैं, आर्कियन के अपरदन के अवसाद से,
अवसाद से निर्मित होती हैं। ध्यान रखना बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट आप सुनते भी रहें, समझते भी रहें और चित्र के फिगर के माध्यम से आप देखते भी रहें। अब जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो चट्टानें होती हैं, ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, इनकी कुछ छोटी छोटी विशेषताएं होती हैं कि इनमें कुछ धात्विक खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है। अच्छा, अब प्रश्न आर्कियन में आप अगर पूछते हैं कि सर आर्कियन में क्या पाया जाता है, तो मैं आपको बताऊं बेटा, यहाँ पर होता क्या है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें मैग्मा के प्राथमिक रूप से बनती हैं, जो कि आगे चल के आग्नेय और ग्रेनाइट या नीस में बदल जाती हैं, और ये बदलते बदलते अपने रूप को यहाँ तक पहुँचा देती हैं कि जब ये रूपांतरिक चट्टानें बनती हैं तो स्लेट, सिलिस्ट, ग्रेनाइट और यहाँ पर संगमरमर, चूना पत्थर जैसी चट्टानों में बदल जाती हैं, तब इनका प्रयोग किया जाता है। मगर इनको आर्कियन क्रम के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि ये जब बाद में बदलती हैं तब इनका प्रयोग करते हैं पत्थर के रूप में, जो कि मार्बल्स, पत्थर, संगमरमर के रूप में किया जाता है, वो बाद में किया जाता है, क्योंकि लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ताप और दाब की प्रक्रिया से हमारी पृथ्वी में जो वलन होता है, संपीड़न होता है, उस संपीड़न से इनमें बदलाव होते रहते हैं, यानी इनके रूप बदलते रहते हैं। तो हजारों लाखों वर्ष के बाद रूप बदल जाने के बाद इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की हम धातु या किसी पदार्थ की बात यहाँ नहीं करें हैं। अब दूसरे में बात धारवाड़ की आई, तो धारवाड़ क्रम में याद कर लें या नोट कर लें, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, धात्विक खनिज होते हैं। ध्यान रखेंगे, धात्विक खनिज की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस चीज को बिल्कुल याद रखेंगे। जल्दी से हम लोग, अच्छा, कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर हम धात्विक खनिज में करें तो क्या करें, तो जान लीजिएगा, जैसे आपका आयरन के जितने ऑक्साइड होते हैं, आयरन के जो भी ऑक्साइड होते हैं, तांबा यानी कॉपर्स जो आपका होता है, चांदी, ठीक है, चांदी, सोना, इसके बाद अभ्रक, मैग्नीज, डोलोमाइट्स, इस प्रकार के जितने आपके धात्विक खनिज हैं वो इसी चट्टानों में पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, अगर आप आरओ यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल नोट्स जरूर बनाते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो कोर्स मिल रहा है ये हजारों और लाखों रुपए लगाने के बाद मिलता है। आप यहाँ पर जो प्राप्त कर रहे हैं ये हजारों रुपए लगाने के बाद मिलता है, और आप यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि अभी चैनल की प्रारंभिक शुरुआत है इसलिए अभी आपको ये फ्री में मिल रहा है, और भविष्य में अगर हुआ तो यही पैसे में मिलेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल आपसे दावा है कि आप तैयारी करते रहें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र को कवर करें, क्योंकि होता है कि जब सीमित दायरे में पढ़ा जाता है तो सीमित प्रश्नों के जवाब किसी भी परीक्षा में दिए जा सकते हैं, मगर जब हम अपने क्षेत्र में विस्तार करते हैं तो 100% अपने प्रश्नों में भी और अपने जो आपका क्रमांक होता है उसमें भी आपका विस्तार होता है, यानी कि आपके हल किए गए प्रश्नों में भी आपका विस्तार होता है जब आप अपने क्षेत्र को बढ़ाते हो। दायरा बढ़ाने पर आपका ज्ञान भी बढ़ता है और आपके प्रश्न भी पेपर में बढ़ जाते हैं। तो चलते हैं, जल्दी से देखें भाई आगे। अब हम चलते हैं और जान लीजिएगा यहाँ पर जो अगले क्रम की चट्टानें हैं इनमें कैसे स्टेप समझेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर केवल आर्कियन क्रम की चट्टानें ही ज्वालामुखी से बनती हैं, बाकी इसके बाद आपने क्या पढ़ा कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से बनती हैं धारवाड़, परंतु यहाँ देखेंगे आर्कियन के अवसाद से, अपक्षय से तथा धारवाड़ क्रम के अपक्षय से बनी चट्टानों को कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। प्रश्न आया समझ में, यानी कि बिना भाषा लिखे हुए आप प्रश्न को समझेंगे कि कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं ये चट्टानें अपने भारत में किन किन राज्यों में जन्मी हैं या फिर इनका निर्माण कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। तो इसका पहला प्रश्न बनता है कि कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से, अपक्षय से जो अवसाद बने हैं, यानी कि उन अवसादों से ही इनका निर्माण हुआ है। प्रश्न यहाँ पर एक पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें कौन सी हैं, तो नोट कर लें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत की सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें हैं। यानी यहाँ नोट कर लीजिएगा
सबसे पुरानी अवसादी, ये क्वेश्चन आपका होता है। सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें होती हैं ये बड़ी विशेष बात है। इससे पुरानी अवसादी चट्टानें अपने भारत में नहीं हैं। उन चट्टानों को क्या कहते हैं? धारवाड़। परंतु दूसरे नंबर की अवसादी चट्टानें कौन सी हैं? अगर ये पहले नंबर की अवसादी हैं तो ये दूसरे नंबर की अवसादी हैं। और सबसे नई अवसादी चट्टानें विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, जो कि तीसरे नंबर पर बनी हुई हैं। यानी उनके बाद स्टेप में जो बनी हैं सबसे नई अवसादी चट्टानें कौन सी हैं? विंध्य क्रम की चट्टानें आती हैं। और विंध्य क्रम की चट्टानों में अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से एरिया आते हैं। परंतु अब जैसे यहाँ कर्नाटक के धारवाड़ में देखा तो ये एरिया केवल कर्नाटक के धारवाड़ में ही नहीं, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। ध्यान रखेंगे ये कहां पर है? कर्नाटक तो है ही, इसके साथ आंध्र, तमिल और तेलंगाना जैसे राज्यों में ये चट्टानें फैली हुई हैं। उसके ऊपरी हिस्से में फैली हुई, उत्तरी हिस्सा जिसे कहते हैं, यहाँ पर ये चट्टानें हैं। अब हमने देखा है कि यहाँ पर कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं, इनमें क्या पाया जाता है? इनके निर्माण की प्रक्रिया आप अपने आप से फिगरात्मक रूप में समझ लिए हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से और धारवाड़ क्रम की अपरदन से इनका क्या हुआ है? यानी कि यहाँ कर लीजिएगा अपरदन, ठीक है, इसे अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। बिल्कुल ये क्वेश्चन याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न, जैसे आपने देखा है कि ये जो निर्माण हुआ है अब ये कहाँ है, तो कुडप्पा ये क्षेत्र कहाँ बनता है? तो आपको बताएं, कुडप्पा जो क्षेत्र है ये आंध्र में आता है। आंध्र कुडप्पा क्षेत्र जिसे कहते हैं, ये कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसके साथ साथ अपने भारत के कौन से राज्यों में ये चट्टानें उपस्थित हैं? तो वो आप देखेंगे कि पूरे दक्षिण के सभी प्रांतों में, यानी दक्षिण भारत के सभी प्रांतों में यही वो राज्य हैं, मगर इसमें दक्षिणी आ जाता है, दक्षिणी भाग, ठीक है। जरूर ध्यान रखें इस चीज का कि ये जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं वो इन्हीं राज्यों के उत्तरी भागों में स्थित हैं। और जो यहाँ पर देखे हैं अभी आपने कि ये चट्टान जिसे कुडप्पा कहते हैं, ये आपकी स्थित होती हैं दक्षिणी भाग में। ये जो आपकी धारवाड़ हैं ये उत्तरी में आ जाती हैं, इन्हीं राज्य के कहाँ पर? उत्तरी। और दूसरा क्वेश्चन भाई रिपीट कर लीजिए जिसमें कंफ्यूजन ना हो, कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ आती हैं? दक्षिणी भाग में आती हैं। और ये वाली धारवाड़ वाली इन्हीं राज्यों के उत्तरी भूभागों में आ जाती हैं। परंतु प्रश्न आता है कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो हम आपको बताएं कि यहाँ पर खनिजों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर जैसी जो चट्टानें आती हैं वो इन्हीं चट्टानों से बना हुआ है। यानी कि धीरे धीरे इनके रूप बदलते रहते हैं। और यहाँ पर संगमरमर, बलुआ पत्थर एवं जो चूना पत्थर होता है, बेसाल्ट होता है, वो चट्टानों में यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अब हम देखेंगे बिल्कुल लास्ट की तरफ, जल्दी से देखते हैं, विंध्य क्रम की चट्टानों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही ग्राफ आप याद रखेंगे कि जैसे अभी आपने देखा था कि सबसे पहले स्टेप क्या होता है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से। दूसरा हुआ है किसके अपरदन से? देखेंगे ये अपरदन सेकेंड स्टेप आता है, यानी कि यहाँ पर किनके अपरदन से? धारवाड़ के अपरदन से। और तीसरा स्टेप आता है किसके अपरदन से? यानी कुडप्पा। यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 1, 2, यानी कि यहाँ से ऊपर से देखेंगे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 क्रम की जो चट्टान हैं उनके अपरदन से इस चट्टान का निर्माण हुआ है। इसीलिए ये पूछा जाता है ये भारत की सबसे नई अवसादी चट्टानें हैं। ध्यान रखेंगे इससे नई अवसादी चट्टानें अपने भारत में नहीं हैं। ये सबसे नई अवसादी चट्टानें हैं। और आर्कियन के बाद जो धारवाड़ है ये अपने भारत की सबसे पहली और सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें हैं।
बिल्कुल, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से विंध्य की बात अगर हम करेंगे तो विंध्य में सबसे पहले मूल रूप से जो खाने हैं वो ज़्यादातर संगमरमर, चूना पत्थर जैसे ही चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि जैसे हम अपने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चट्टानें उपस्थित हैं वो कौन सी हैं, तो यहाँ पर संगमरमर, चूना पत्थर जैसे और डोलोमाइट जैसे पत्थर जिनसे सीमेंट निर्माण किया जाता है, ये चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। परंतु यहाँ हम देखेंगे कि ये जो अपना विंध्य क्रम है ये चट्टानें कहाँ तक फैली हैं, तो इसका एक ग्राफ देख लीजिए जिससे आप पूरा का पूरा बिना लिखे हुए विंध्य क्रम की चट्टानों को बिना लिखे हुए एक ग्राफ बना लें। यानी ये भारत के अब यहाँ से समझेंगे, अगर ये भारत है तो भारत के ये क्या होगा, ये होगा पूर्व, ये होगा पूर्व। अब और ये हिस्सा क्या होगा, ये होगा आपका उत्तर और ये हिस्सा आपका हो जाएगा दक्षिण, ठीक है, और ये भारत के पश्चिम में। तो यहाँ पर ये जो आपका बना, तो यहाँ देखेंगे कि कैसे समझ जाना है कि भारत के पूर्व में, भारत के पश्चिम में और भारत के दक्षिण में ये चट्टानें कहाँ तक फैली हैं। तो भारत के पूर्व में ये जो फैली हैं वो बिहार के सासाराम और रोहतास तक फैली हैं। पूर्व में सासाराम, राम और रोहतास तक फैली हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। और ये का आता कहाँ पर है, ये आता है आपके बिहार में आता है। अब इसका स्टेप देखेंगे, पश्चिम की ओर देखेंगे तो आरजे, ये पीछे आरजे के चित्तौड़गढ़ तक फैली हैं। इसे क्या कहते हैं, चित्तौड़गढ़। यानी कि ये चट्टानें जो हम विंध्य क्रम की चट्टानें कहते हैं, ये अपने भारत के पश्चिम में कहाँ तक फैली हैं, पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैली हैं। पूर्व में कहाँ तक फैली हैं, बिहार के सासाराम, रोहतास तक फैली हैं। उत्तर प्रदेश में अगर इन्हीं की बात हम करेंगे कहाँ पर फैली हैं, तो उत्तर में यूपी के आगरा तक इनका फैलाव है। और दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में एमपी के होशंगाबाद कहा जाता है, यानी एमपी के होशंगाबाद तक फैली हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर ये जो चट्टानें हैं ये किस प्रकार से अलग अलग एक एक स्टेप में फैली हुई हैं, तो ये हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। यहाँ पर जान लीजिएगा किस प्रकार के कुछ तत्व होते हैं, तो अभी आप समझ गए कि उन्हीं के अवसादी रूप हैं, उन्हीं के रूपांतरित रूप हैं जो यहाँ इन चट्टानों में पाया जाता है। अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है कौन कौन से राज्य में फैली हैं, तो ये ज़्यादातर भारत के मध्य भाग में फैली हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें मध्य भाग में ही फैली हुई हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं कि अपने भारत से संबंधित जैसे यहाँ जो चट्टानें आती हैं, इन चट्टानों में हम कैसे समझेंगे। तो हमारे पास कम से कम 8 से 10 प्रकार की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों के बारे में हम लोग देखेंगे, किस तरीके से समझेंगे कि ये जो चट्टान होती हैं ये कौन से क्रम की हैं और इन चट्टानों में कौन से धातु पाई जाती हैं, कौन से अयस्क पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग जल्दी से यहाँ पर देखेंगे। तो कुछ ऐसे ही 8, 9, 7 के आसपास बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाता है कि हमारे भारत की वो कौन सी चट्टानें हैं जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम, यानी कि ये कौन सी चट्टानों में पाया जाता है। तो याद कर लें, टर्सरी क्रम की चट्टानें जो होती हैं उनमें सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, टर्सरी, ठीक है, टर्सरी क्रम की चट्टानें, ठीक है, कि जो चट्टानें होती हैं इन चट्टानों में पाया जाता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। पेट्रोलियम की जो भारी मात्रा होती है कौन से युग की, टर्सरी क्रम की। अच्छा, ये टर्सरी क्रम की कैसी चट्टानें होती हैं, ये भी ध्यान रखना, ये होती अवसादी चट्टानें ही हैं, क्योंकि अवसादी चट्टानों में ही क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, जो चट्टानें
अवसादी नहीं होती हैं उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और सभी बच्चे इतना तो बिल्कुल पढ़े हैं, जानते हैं कि पेट्रोलियम एक जीवाश्मीय ईंधन है। ये बिल्कुल आपकी प्रारंभिक क्लासों में पढ़ाया गया है कि ये जो पेट्रोलियम होता है वो एक जीवाश्म ईंधन होता है, जो कि करोड़ों वर्ष पहले वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के दबने के बाद ताप एवं दाब के जो है क्रम से इस चीज का निर्माण हुआ है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानें होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा जीवाश्म होते हैं, जहां पर पेट्रोल भारी मात्रा में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि यहां पर अगर कोयले की बात की जा रही है, कोयला सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो बिल्कुल याद कर लें, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि अपने भारत में गोंडवाना क्रम की कुछ चट्टानें हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इन चट्टानों में पाया जाता है। और ये चट्टानें भी अवसादी हैं, क्योंकि कोयला और पेट्रोल जो दोनों होता है ये एक जीवाश्म ईंधन होता है। तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल अभी हम बिल्कुल यहाँ पर नोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले प्रश्न का ही आधार आप इसे मान लीजिए। मगर यहाँ देखेंगे दोनों चट्टानों में क्रम में अंतर है, समय में अंतर है, बनावट में भी अंतर है, मगर यहाँ पर दोनों में जीवाश्म पाया जाता है। नोट्स बनाते समय यदि आपको लगता है कि हम थोड़ा सा तेज बोल रहे हैं, तो बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल आपसे अनुरोध है कि अपने स्पीड को कम करके नोट्स जरूर बनाएं। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। अगर एक बार नोट्स बना लेते हैं तो आपके कंपटीशन जीवन काल में बिल्कुल हरदम आपके साथ रहेगा। और अगर आपने बेहतर तैयारी करी तो सिलेक्शन बिल्कुल 100% पक्का आपका होता है। चलते हैं, देखते हैं, हम अपने अगले में चलते हैं। धातुएं जैसे कहते हैं, धात्विक खनिज जो होते हैं ये कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, तो धात्विक खनिज की अगर हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल रट डालिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आरओ से लेकर के यूपीएससी हर परीक्षा में, डिफेंस, रेलवे, कोई भी वैसी परीक्षा है जहां से भूगोल के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब एक बात जान लीजिएगा, वो समय चला गया जब क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल पूछे जाते थे, जो कि आपकी नॉर्मली बुक में आपको मिल जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आगे बढ़ना, समय के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। अगर समय के साथ नहीं बदले तो समझ लीजिएगा ये समय आपको बदल देगा। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। तो समय के साथ बदलिएगा और आपका जीवन सफल रहेगा। बिल्कुल इस चीज को जरूर ध्यान रखें। धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? धात्विक खनिज जो होते हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। इस चीज को बिल्कुल याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, संगमरमर चूना पत्थर की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर संगमरमर जो बोला जाता है, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, ये अगर इन चीज़ों की यहाँ पर बात की जा रही है, संगमरमर है, चूना पत्थर है और बलुआ पत्थर भी है, लाल बलुआ पत्थर है, जो भी आगे याद रखें, लाल बलुआ पत्थर ये जो आपके होते हैं ये कौन सी क्रम की चट्टानों में, तो अभी अभी चर्चा हम लोग कर ही रहे थे, जिसमें अगर अच्छा नहीं समझ पाए तो यहाँ क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा। ये होती हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों में ये पाए जाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज को कि ये कौन सी क्रम की चट्टानों में उपस्थित होते हैं। ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब हीरा जो आता है, जैसे यहाँ पर अभी बात की गई कि जो आपकी हीरा होता है, पन्ना है और ये बलुआ पत्थर, यहाँ कौन सी ये खदानें हैं। हीरा की जो खदान है, जो पन्ना की खदान है, यहाँ हीरा पन्ना की खदान के साथ यहाँ पर ये भी पॉइंट मिल जाता है लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, यहाँ पर केवल या बलुआ पत्थर, यहाँ लाल हटा सकते हैं। ठीक है, ये होता है बलुआ पत्थर और ये होता है लाल बलुआ पत्थर। बिल्कुल इस जगह कंफ्यूज नहीं होना। जहां संगमरमर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर होता है वो केवल कुडप्पा में जाता है।
मगर जब देखेंगे हीरा पन्ना ये जो खदानें हैं और लाल बुलवा पत्थर का जो एक एरिया आता है, ये कौन सी चट्टान में आता है? ये आता है आपकी विंध्य क्रम की जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, इन चट्टानों में उपस्थित होते हैं। यानी ये कहाँ पर होते हैं? सबसे ज़्यादा विंध्य क्रम की चट्टानों में उपस्थित होते हैं। अब जैसे यहाँ पर बात की जाती है कि काली मिट्टी, ये जो क्रिटेशियस काल की अगर हम बात करते हैं, ये काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल यहीं से थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं कि नीचे से आ जाते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है क्रिटेशियस युग में हुआ था, या महाकल्प जिसे कहते हैं महाकल्प। क्रिटेशियस महा जो कल्प है, इस समय में ज्वालामुखी से इसका जो है उद्गार हुआ है। काहे से हुआ? ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है। और इसी से अपने भारत में एक एरिया कहा जाता है, दक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो काली मिट्टी जो होती है वो क्रिटेशियस महाकल्प में ज्वालामुखी के उद्गार से, के उद्गार जिसे कहते हैं, उद्गार से आगे लिख सकते हैं दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। यदि आपसे पूछा जाता है कि अपने भारत में जो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है या काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब आप दे सकते हैं कि काली मिट्टी जो पाई जाती है ये कहाँ पर, कौन सी चट्टानों में है? तो ये ज्वालामुखी के निर्माण से जो दक्कन ट्रैप का एरिया आता है, ये वैसे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा भूभाग आता है, यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। मगर किस महाकल्प में हुआ है? तो क्रिटेशियस महाकल्प में इसका निर्माण हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में जैसे स्थिति आती है एक स्थलाकृति की, वर्तमान जैसे कहा जाता है 7 नंबर पे, वर्तमान भारत निर्माण। वर्तमान भारत का जो स्थलाकृति है, ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्तमान भारत की स्थलाकृति का निर्माण। जैसा कि अभी आप देखेंगे जो बात यहाँ पर की जा रही है कि ये जो अपना भारत है, जैसे कि अभी आप छोटा सा यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से अपने भारत का एक मानचित्र होता है जो कि इसी तरीके से कुछ बना हुआ है, क्योंकि हमने आधारिक रूप से यहाँ पर आपको जल्दी में बनाने, बिल्कुल ये कंडीशन यहाँ पर आपकी होती है ऐसे, बिल्कुल जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा तो इस तरीके से अपना भारत बना हुआ है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो वर्तमान की स्थिति है, जैसा कि आज आपको देख पा रहे हैं, ये अपना भारत है। वैसे तो ये जो भारत का नक्शा की अगर बात करते हैं, या इसे हम दूसरी अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, मानचित्र कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यानी कि ये क्या है, ये आपका भारत का मानचित्र है। इसको तो एन विले ने बनाया था। किसने बनाया था? एन विले ने बनाया था। मगर बात आती है कि इसके आसपास की जो ज़मीनें हैं, जैसे भूटान है, नेपाल है, ये आपका बर्मा हो गया, ये आपका बांग्लादेश हो गया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, इस तरीके से ये जो वर्तमान का भारत तुमको दिखता है, इस भारत की यहाँ पर बात की जा रही है। प्लीस्टोसीन युग में हुई थी निर्माण। क्या करेंगे? प्लीस्टोसीन जो युग आपका था, महाकल्प था, इसे बोलते हैं महाकल्प कहते हैं। ठीक है, बोलना नहीं है, महाकल्प में निर्मित हुआ है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है कि ये जो अपने भारत का निर्माण हुआ है, वर्तमान की स्थलाकृति है, ये कब बनी हुई है? बिल्कुल नोट कर लीजिए, प्लीस्टोसीन महाकल्प में इसका निर्माण हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो गोंडवाना काल का हिस्सा है, जैसे कि अभी यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल इसी मानचित्र के आधार पर आप देख लीजिएगा। ये 8 नंबर का प्रश्न है, जिसे कहते हैं गोंडवाना काल का भूखंड। बिल्कुल जैसे कि अभी नीचे कर लीजिए, इसे हटा लेते हैं, यहाँ से ऐसे कर देते हैं। गोंडवाना काल का निर्माण
यानी कि गोंडवाना काल में क्या आता है, गोंडवाना काल में आप समझ गए होंगे, अभी इसके पहले आपने इसका भू आधार देखा था जिसमें मेडागास्कर, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर के छोटे छोटे वहाँ के सभी टापू आ जाते हैं, तो वो इस कालखंड में आते हैं। प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है ये कौन से युग में बना था, तो पैलियोजोइक, कौन सा, ध्यान रखेंगे, पैलियोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। ये जो कौन सा युग है, गोंडवाना कालखंड का जो स्फुटन हुआ था, ये फटा था, कब फटा था, पैलियोजोइक महाकल्प में इसको जो है तोड़ दिया गया या फट गया, जिसके कारण अलग अलग, अभी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था, देखा था कि वो कौन सी स्थितियां आई थी। जैसे कि वापस आते हैं तो खुद देख पा रहे हैं कि ये गोंडवाना काल का हिस्सा है जो ये फटके आपने देखा, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप और मेडागास्कर, ये भूभाग बने थे। कौन से कल्प में बने थे, ये ध्यान रखेंगे, ये बने हैं गोंडवाना काल का निर्माण पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ है, ध्यान रखें। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। चलते हैं एक आध और इसका मेन पॉइंट्स बनते हैं, उनको भी उठा लेते हैं। कहते हैं कि नवीन युग कहा जाता है ना, नवीन युग यानी सेनोजोइक युग जिसे कहते हैं, यहां पर हम लोग पहले ही लिख लेते हैं, सेनोजोइक युग जिसे कहा जाता है, या महाकल्प है ये, सेनोजोइक महाकल्प कह सकते हैं इसे, ये भी ध्यान रखें क्योंकि ये महाकल्प है, युग नहीं है, महाकल्प है। सेनोजोइक महाकल्प, इसे क्या कहते हैं, नवजीवन युग के नाम से जाना जाता है, इसे नवीन जीवन भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, सेनोजोइक नवीन जीवन, यानी कि यहीं से नवीन जीवन की शुरुआत मानी जाती है कि अपनी पृथ्वी पर, इस भूभाग में, भारतीय खंड में नवीन जीवन का निर्माण इस पृथ्वी पर हुआ था। परंतु देखेंगे कि इसमें क्या बना है, इंडियन और यूरेशियन प्लेट टकराई थी, जिसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं। सेनोजोइक महाकल्प के प्रारंभ में ही कौन सी प्लेट याद रखेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे जो अपनी भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई। क्वेश्चन आप करेंगे, भारतीय प्लेट भू प्लेट है, ध्यान रखेंगे ये कौन सी प्लेट है, भारतीय भू प्लेट, क्योंकि बात आ जाती है प्लेट की तो प्लेट कई प्रकार की होती हैं। ये भारतीय भू प्लेट यूरेशियन प्लेट से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्लेट से टकराई, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब यहाँ से आप खुद देख पा रहे हैं, बिल्कुल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालय पर्वत का निर्माण किस महाकल्प में हुआ था, तो हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था, जिसे नवीन जीवन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था, बिल्कुल बात को समझेंगे। ये जैसे अपने भारतीय जो प्लेट थी, ये भारतीय प्लेट थी, और ये जो प्लेट थी ये किस प्लेट के ऊपर चढ़ी, तो जरूर ध्यान रखेंगे, जैसे सबसे पहला स्टेप ऐसा था और इनके बीच में एक पदार्थ भरा हुआ था जिसे हम क्या कहते हैं, ये मैग्मा, प्लेटों के बीच में एक पदार्थ भरा होता है। हमारी पृथ्वी में 7 बड़ी प्लेटें तथा अन्य छोटी छोटी प्लेटें हमारी पृथ्वी पर हैं। तो 7 महाद्वीपों की 7 बड़ी प्लेटें हैं एवं छोटी छोटी प्लेटों से संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जिसमें ये भारतीय प्लेट जो थी, जिसे हम भारतीय प्लेट कहते हैं, और ये है यूरेशियाई प्लेट, ये दोनों बिल्कुल सामान्य स्थिति में थी और बीच में मैग्मा था। मगर स्थिति यहाँ पर जब परिवर्तित होती है तो क्या होता है, ये जो भारतीय प्लेट थी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये टकरा करके किस प्लेट के ऊपर चढ़ गई, बिल्कुल ध्यान रखें, ये प्लेट के ऊपर चढ़ गई,
ये जो यूरेशियाई प्लेट है ये इसके ऊपर चढ़ गई, ये हो गई भारतीय प्लेट और ये हो गई यूरेशियाई। तो अब जब ऊपर चढ़ गई तो ऊपर मिट्टी की उठान से, ये जो ऊपर आ गई तो उठान से किसका निर्माण हो गया? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिमालय पर्वत, इस भूभाग में ऊपर की ओर उठने से हिमालय पर्वत का यहाँ पर निर्माण हुआ है। अब प्रश्न यहाँ पर सबसे पहला यही आता है, जैसा कि अभी आपने अपने इस फिगर में देखा कि हमारे हिमालय पर्वत के निर्माण का सिद्धांत सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक हमारे वैज्ञानिक भूगर्भिक वैज्ञानिक हैं जिनको हैरी हैंस कहते हैं। हैरी हैंस का सिद्धांत होता है जिसे क्या कहते हैं? हैरी हैंस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? हैरी हैंस की थ्योरी ये होती है, इसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनेट। क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनेट के नाम से इसे जानते हैं। इसका मतलब होता है, हिंदी में याद कर लीजिए, प्लेट विवर्तनिकी भी कहते हैं। प्लेट क्या बोलते हैं इसको? ध्यान रखें, भूले नहीं। प्लेट विवर्तनिकी, विवर्तनिकी कहते हैं इसे, यानी कि प्लेटों में आपस में परिवर्तन होने से, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ये सिद्धांत हैरी हैंस द्वारा दिया गया था और इनके ही सिद्धांत को सर्वमान्य अनुमति भी दी गई है। इसे जरूर से जरूर याद रखेंगे। अब हम लोग बिल्कुल आखिरी में अपने पॉइंट्स को, एक आध पॉइंट्स को 10 नंबर पे देख लेते हैं, क्योंकि एक प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से इस चैप्टर से संबंधित है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ पर अलग अलग बात आ रही हैं कि ये जो सेन्योजोइक महाकल्प था इसमें हिमालय आया, तो सेन्योजोइक कल्प में 2 पार्ट बना दिए जाते हैं। सेन्योजोइक में क्या किया जाता है, यानी सेन्यो या सेनोजोइक भी कह सकते हैं, सेन्योजोइक भी कह सकते हैं, ठीक है, सेनो, मगर सेनोजोइक ऐसा ही लिखें, सेनोजोइक महाकल्प, महाकल्प। इसमें क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सेनोजोइक में, जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपका आया बीचों बीच में। सेनोजोइक युग को हम जानते हो क्या कहते हैं? इसका युग है, महाकल्प का युग है हिम युग। क्या बोलते हैं? इसका जो युग है वो कौन सा? हिम युग। एक होता है हिम युग के बाद और एक होता है हिम युग के पहले, यानी कि प्रश्न यहां पर आता है हिम युग के पहले, और यहां क्या होता है? के बाद। इस चीज को एक बार समझ लीजिएगा, यानी कि यहां बताया गया है सेनोजोइक युग में जो महाकल्प में जो युग आया जिसे हिम युग कहते हैं, जब बर्फबारी भारी मात्रा में इस पृथ्वी पर प्रारंभ हुई थी, उस दौरान अपने भारतीय भूभाग में जब हिमालय के तलहटी ऊपरी छोरों में बर्फबारी प्रारंभ हुई और सैकड़ों फीट ऊंची बर्फें जमा हुई, इसमें एक बात की गई, इसके पहले और इसके बाद में जो निर्माण हुए हैं उनको यहाँ समझ लेना है। तो यहाँ पर हिमयुग के बाद में भारत के उत्तर का मैदान बना, और अगर इसके पहले की बात करें तो हिमालय बना। ये क्या बोलेंगे? के बाद में उत्तरी भारत के मैदान याद रखेंगे। अपने भारत के उत्तरी भारत के जो मैदान थे, मैदान वह जिसे हम लोग तटीय मैदान कहते हैं, तटीय मैदान, ध्यान रखना, निर्माण। ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट है भाई। यानी कि जब हिमयुग के बाद की बात करते हैं तो जब हिमयुग आ गया तो इससे प्रश्न का पता चलता है कि भारत के उत्तर भारत के सिंधु सतलज का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीस्ता का मैदान, ये जो आपके भारत में आते हैं ये किस महाकल्प में निर्मित हुए हैं? तो सेन्योजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। मगर सेन्योजोइक के युग 2 बने हैं, यानी हिमयुग के बाद और हिमयुग के पहले। हिमयुग के पहले किसका निर्माण हुआ था? शिवालिक हिमालय का निर्माण, ध्यान रखेंगे, शिवालिक हिमालय आपका बना था।
ये आपका जो है पहले क्या बना था, शिवालिक हिमालय बना था, और बाद में क्या बना है, गंगा यमुना सिंधु सतलज तीस्ता का मैदान एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान के साथ पूर्वी घाट का मैदान और पश्चिमी घाट का मैदान यानी सह्याद्री के मैदानों का निर्माण हुआ है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,